वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस पर मैं अमरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 14 अगस्त है, तो आज के न्यूज़ में आपके परीक्षा उपयोगी कौन से टॉपिक है उसे देखते हैं। तो इसमें 4 टॉपिक जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो मेंस और पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के संदर्भ में आप लोगों को महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और भी बहुत से न्यूज़ है जो पीटी ओरिएंट है, उसे देख लेंगे। उससे पहले जो भी हमसे अभी जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, वो चैनल को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। यह जो सीरीज चलाया जा रहा है, अभी तक सभी जो लोग जान गए होंगे, जो लोग देख रहे हैं वो लोग जान रहे हैं क्या यह कंप्लीट पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू फॉर्मेट पर बना हुआ है, जिसमें तीनों ही रूप में न्यूज एनालिसिस किया जाता है। साथ ही आपको मॉडल आंसर पीटी प्लस मेंस का दिया जाता है जो परीक्षा उपयोगी है। और जहां मुझसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए जिस टॉपिक से, अगर वो टॉपिक आता है तो वहां आप लोग को इंडिकेट भी कराता हूं जैसे वो टॉपिक किस रूप से प्रश्न पूछे गए। तो ये सारगर्भित रूप से आप लोगों को उपयोगी होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। और इसका खास रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बार बार बोल रहा था कि जो अफ़गान की जो हालिया घटना, उस पर आप लोग नज़र रखिएगा। ये क्यों बोल रहा था, आज उसका न्यूज़ आ गया है। क्योंकि ये दोहा वार्ता इस पर किया जा रहा था, इसी के लिए मैं वेट कर रहा था ये वार्ता कब समाप्त होगी। उसके संदर्भ में न्यूज़ जो आएंगे उसके बाद मैं आपको उसके संबंध में कुछ क्लियर नोट दूंगा। तो चलिए आज के पहले टॉपिक में आप लोगों को, एक सेकेंड इसका थोड़ा सा चेंज कर लूँ। चलिए आज के न्यूज़ में जो दिया हुआ है, हिंसा में काबुल पर किया गया कब्जा नहीं मिलेगी मान्यता। यह दोहा वार्ता में आयोजित बैठे दर्जन भर जो तालिबान से आग्रह किया जो देश थे, वो इससे संबंधित बहुत से न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। की पॉइंट पीटी के फैक्ट्स, मेन के फैक्ट्स से आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि इस न्यूज़ को मैं क्या पढ़ूँ, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके साथ अतिरिक्त क्या की नोट्स आप लोगों को जानना चाहिए, ये ज़रूर जानना चाहिए, ये मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। चलिए उसे देखते हैं क्या है वो की नोट्स। तो आप लोग को इसके संदर्भ में जब भी अफ़गान में तालिबान और उससे संबंधित जो भी चीज़ें, घटनाक्रम उससे संबंधित बातें होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जैसे वर्ष 1996 से 2001 के बीच अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता में था। तब भारत से इसे कूटनीतिक और आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। तो जब ये तालिबान सत्ता में था 1996 से लेकर 2000 के बीच, तो मान्यता नहीं दी थी। सबसे पहले तो आप लोग ये पता होना चाहिए, मान्यता तालिबान सरकार को ये नहीं दे रही थी। पर हालिया ऐसा घटना हुआ जिसमें वार्ताकार बना। क्या ऐसा कारण था इसके संदर्भ में? तो कल के वार्ता के पहले दोहा वार्ता 2020 भी हो चुका है, तो उसको पहले जानिएगा तो इसके घटनाक्रम को समझ पाइएगा। इसलिए दोहा वार्ता 2020 को जानना जरूरी है। मेंस ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, और इसमें पीटी फैक्ट बहुत मिलेंगे आपको। तो दोहा वार्ता 2020 में क्या था? अफगानिस्तान में करीब 2 दशकों से जारी हिंसा को रोकने के लिए 19 फरवरी 2020 को खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में होने वाले अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता में भारत में शामिल हुआ। उस शांति समझौता कब हुआ था? 29 फरवरी 2020 को। यह पहला अवसर था। वर्ष 1999 जो ह्यूमन जैक हुआ था एयर इंडिया का IC 894, तो यह पहला अवसर है उसके बाद कि जब भारत कोई आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ऐसे समारोह में भाग लिया जहां तालिबान के प्रतिनिधि भी शामिल हो। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटनाक्रम रही होगी ये। तो पहली बार यह कब शामिल हुआ? ये फरवरी 2020 में 29 फरवरी को। भारत ने इस वार्ता कार्यक्रम के लिए कतर के राजदूत पी कुमारन को शामिल किया। तो भारत का प्रतिनिधि कौन शामिल हुआ था दोहा वार्ता फर्स्ट 20 में? तो ये पी कुमारन जो भारत के राजदूत थे कतर में। 29 फरवरी को अमेरिका तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। तो 29 फरवरी 2020 को हस्ताक्षर हुआ था। नोट इसके संबंध में कुछ आप लोगों को जाननी चाहिए। क्या है वो? अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं को देखते हुए भारत और तालिबान के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। हालिया जो घटना हो रहा है उसके संदर्भ में
क्योंकि हमारा हित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सबसे जुड़े हुए हैं। हमारा साझा सीजा होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का प्रबल दबाव, प्रबल हस्तक्षेप वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान के संदर्भ में देखा जा रहा है। कई देश राष्ट्रों के खुफिया एजेंसी द्वारा ये बोला भी गया है। तो ये सब इन घटनाक्रमों में भारत का हित भी वहाँ जुड़ता है, तो इसलिए भारत को वहाँ शामिल होना मजबूरी भी है और एक असंभावी सच भी। तो भारत के आवश्यकताओं के कई महत्वपूर्ण रणनीतिक हित हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं में काम चल रहा। तो आपको डीएनए कह रहा हूँ, जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हो रहा था, जिसमें आपको भारत के हित जहां बताए गए, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। वहां पर सारे हित बताए जा चुके हैं कि भारत किस कारण से तालिबान में, अफगानिस्तान में अपना जो भी हालिया घटनाक्रम है क्यों महत्वपूर्ण होकर शामिल हो रहा है, क्या उसके हित शामिल है अफगानिस्तान में, इसके संदर्भ वीडियो बना हुआ है, वहाँ न्यूज में आप लोग देख सकते हैं। समझौता में क्या खास था ये आप लोगों को जानना जरूरी, तो जाके ये आप समझौता समझ पाएगा। तो दोहा में अमेरिकी शांति प्रतिनिधि में कौन शामिल हुए थे? तो जम में खालिजाद को अमेरिका का प्रतिनिधि बनाया गया था। तालिबान का प्रतिनिधि कौन था? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था इसमें। तो तो थोड़ा सा नाम रखिएगा दोनों को याद, क्योंकि यह पूछा जा सकता है दोनों। तो अमेरिका का प्रतिनिधि कौन था, तालिबान का प्रतिनिधि कौन था, इसके संदर्भ में समझौते के तहत क्या किया गया? समझौते के तहत अमेरिका 14 महीने में अफगानिस्तान से अपने सभी सैन्य बलों को वापस बुलाएगा। तो आप लोग हम न्यूज में सुन रहे होंगे कि सेना वापसी हो रही है, अमेरिका की सेना वापसी अफगानिस्तान से हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसी समझौते के तहत हो रही है। वो उस समझौते में यह था कि 14 महीने के अंदर, यानी जो 29 फरवरी को हुआ है 2020 को, तो उसके 14 महीने के अंदर वो अमेरिकी सेना वापसी हो जाएगी और अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कमी लाएगी। और 6 माह में कितनी की वापसी की जाएगी? 8600 की वापसी की जाएगी और ये संख्या बताया गया था। तो नोट इसके पास और भी जो चीज़ें हैं, जैसे दोहा समझौते के दौरान भारत समेत दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधि 20 के दोहा वार्ता में शामिल हुए थे। वर्तमान में अभी 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल हुए हैं। तो कितना महत्वपूर्ण वार्ता था। अमेरिका अपनी ओर से अफगानिस्तान के सैन्य बलों की सैन्य साजो सामान देने के साथ प्रशिक्षित करेगा। ये समझौता के तहत था, ताकि वह भविष्य में आतंकी और बाहरी हमलों को खुद को बचावा पूरी तरह सक्षम हो सके। पर हालिया घटनाक्रम रहा उसमें यह असफल नजर आ रहा है। तालिबान ने इसके समझौते के बदले अमेरिका से भरोसा दिलाया कि अलकायदा दूसरे विदेशी आतंकी समूह के बीच अपने संबंध को समाप्त कर लेगा। तो देख रहे हैं दोहा वार्ता जो 20 है उसका कितना घोर विपरीत कार्य किए जा रहे हैं इसके संबंध में। तालिबान अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादी गतिविधियों के इस्तेमाल नहीं होने देने की अमेरिका की मदद करेगा। तो तालिबान का यह समझौता में माना गया था क्या माना था कि वो आतंकवादी गतिविधियों को शामिल नहीं हो जाए और शांति वार्ता के रूप में जो भी है उसका मांग है उसके संदर्भ में वो आगे बढ़ेगा। पर घटनाएं किस रूप में हो रही है? हिंसा के रूप में हो रही है। तो आप लोग एक नोट और उस पर सब नोट याद रखना चाहिए। क्या? अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा था, क्या कहा था? अगर तालिबान सुरक्षा गारंटी से इनकार करता है तो अफगानिस्तान की सरकार के साथ वार्ता की प्रतिबद्धता पीछे हट सकता है। तो अमेरिका उसके साथ दोहा वार्ता समाप्त कर लेगा या ख़त्म कर लेगा। तो क्या बोले थे ये मंत्री? विदेश रक्षा मंत्री थे अमेरिका के, रक्षा मंत्री जो थे, तालिबान सुरक्षा गारंटी इनकार करता है। तालिबान जो अफगानिस्तान में जो हिंसा कर रहा है, अगर वो नहीं रोकता है और सरकार के साथ वार्ता का सहयोग नहीं करता है तो इसके संदर्भ में वह इस समझौता को ख़त्म कर देगा। तो इसी संदर्भ में यह आप लोग को देखना चाहिए। और ये दोहा वार्ता जो 2021 है, आप उसको न्यूज़ में आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको टाई अप कर लीजिए। और उसका मॉडल आंसर आप लोग टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से युक्ति IAS का, आप वहां जोड़ के इसका मॉडल आंसर और पीटी का आंसर भेज सकते हैं। पीटी का मॉडल आंसर का जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंस का मॉडल आंसर क्या है। अफगान में बढ़ता तालिबान संकट वैश्विक पटल पर नवीन समीकरण को जन्म दिया है। तालिबान का जो घटना है, हिंसा है, वो पहली बार ऐसा कोई देखा जा रहा है कि जहां पर हिंसा भी हो रही है और वार्ता भी हो रही है और प्लस सरकार मान्यता भी दे रही है।
तो इसके संदर्भ में बातें चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो यह नवीन समीकरण को जन्म देता है। इस संकट में भारत के क्या हित हैं, निहित है, इसके हित इसमें क्या निहित है, चर्चा कीजिए। तो इसका जो भी आप लोगों को मॉडल आंसर लगता है आप लोग भेजिए, उसके बाद उसको टेलीग्राम चैनल पर मेरे द्वारा आप लोगों को सेंड किया जाएगा उसका आंसर फॉर्मेट। तो चलिए पीटी मॉडल प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अफगानिस्तान तालिबान मुद्दे पर दोहा वार्ता 20 जो हुआ था कब हुआ था? तालिबान मुद्दे पर जो हुआ है दोहा वार्ता 21 में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो ये दोनों पीटी मॉडल है, और भी पीटी मॉडल यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, तो इतना ही शेष रहिएगा। नेक्स्ट न्यूज चलिए देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। क्यों नीति है महत्वपूर्ण? इसके संबंधित बहुत सी बातें आप लोग को यहाँ दी हुई है, तो आप न्यूज़ में यहाँ पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया। स्क्रैपेज नीति में बदल देगी ऑटो सेक्टर की तस्वीर। क्यों बदल देगी? इसके साथ ही 10,000 करोड़ का निवेश का नया रास्ता खुल गया। और भी चीज़ें जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे की पॉइंट पर। यहाँ पर 10,000 करोड़ का रास्ता खुल गया नए निवेश का, जिससे रोजगार भी सृजन होंगे। भारत गत 2023 तक 23,000 करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील आयात करता था, जो अब इस घट कर भारत, क्योंकि भारत में ही यह मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा कदम है। गुजरात असम ने इस नीति पर समझौता हस्ताक्षर कर चुका है। इसके संदर्भ में बातें दी गई है। तो इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें आप लोग देखिएगा। इसका की पॉइंट चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि वो की पॉइंट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो की पॉइंट के तौर पर देखते हैं। पहला, वाहन स्क्रैपिंग नीति, जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई थी उसके संदर्भ में तो क्या थी? तो केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार इसे घोषित किया गया था। इस नीति के संदर्भ में बातें कल इसके बारे में और भी घोषणाएं हुई हैं। नीति के अंतर्गत 20 साल या 20 वर्ष से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर व्हीकल जो होते हैं को शामिल किया गया इस नीति के तहत। समझिए कितनी बड़ी संख्या है। कारण क्या है? कारण ये है पुराने और खराब वाहनों को कम कर इससे होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा को सुधार करना। जानते ही है पुराने जो वाहन होते हैं वो किस रूप से हार्मफुल होते हैं स्वास्थ्य के वर्धक से, और रोड सड़क दुर्घटना के संदर्भ में भी। प्रावधान क्या था? इस जो नीति आई थी उसमें प्रावधान क्या था? फिटनेस टेस्ट देना होगा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को फिटनेस टेस्ट देना, और जो पास होंगे उन्हीं को यह पुनः रजिस्ट्रेशन का अनुमति देगा, नहीं तो उनको स्क्रैपेज जो यार्ड होता है उसमें भेज दिया जाएगा। उसके बाद रोड टैक्स छूट क्या होता है? इसके संदर्भ में रोड टैक्स की छूट दी जाएगी निजी वाहनों 25% तक, और वाणिज्यिक के जो व्यावसायिक वाहन होते हैं उस पर 15% तक रोड टैक्स की छूट देने की राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया क्या इस नीति में कि निजी वाहन जो होंगे उसमें 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% रोड टैक्स की छूट दी जाए। वाहन में छूट था स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिलाने वाले नई गाड़ी लेने पर 5% छूट वाहन निर्माताओं द्वारा दिया जाएगा। वाहन निर्माता जो है जो ये सर्टिफिकेट दिखाएगा अपने पुराने वाहन को जो स्क्रैपिंग करवाया है, तो उसे अतिरिक्त 5% का छूट मिलेगा। तो देखिए कितना छूट मिल रहा था सरकार द्वारा दिया जा रहा है, 25%, 15%, 5%। तो इसके संदर्भ में आप लोग का आंकड़ा याद रखना चाहिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए अन्य पहल भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, तो उससे देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा तो किया ही जा रहा है। जिस स्टेट से आप लोग जुड़े हुए जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, बिहार की नीति भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यूपी के हैं तो यूपी वाले ऐड कर लीजिएगा, और भी स्टेट के हैं, सारे लोग अपने अपने स्टेट के वायु प्रदूषण में किए जा रहे अन्य जो सरकार के प्रयास है इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 आई थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन 2020 इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। फेम इंडिया स्टेज फेज 2 लाया गया। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और कार परियोजना लाया गया। गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान चलाया जा रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली को शुरुआत की गई है। तो ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके संदर्भ में नीति की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये नीति लानी चाहिए, या इसके संदर्भ में चीज़ें आई हैं, तो इसके संदर्भ में जब भी प्रश्न पूछा जाए या किया जाएगा इंटरव्यू में, तो आप लोग इसके संदर्भ में ये सब बातें की पॉइंट के तौर पर शामिल कर सकते हैं। जैसे
वर्ष 2025 तक भारत में लगभग 2 करोड़ अनुपयोगी पुराने वाहन होंगे। तो वर्ष 2025 तक कितने होंगे? 2 करोड़ जो बेकार पड़े होंगे, वो केवल डंप यार्ड के रूप में आपके आसपास होंगे। आप लोग देखते ही होंगे अपने आसपास के सोसाइटियों में कि किस प्रकार से पुराने वाहन अनुपयुक्त रूप से रखे रहते हैं। तो इसके संदर्भ में उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको, इन वाहनों के अलावा अन्य अनुपयुक्त भारी प्रदूषण और पर्यावरण क्षति का कारण बनेंगे। यह वाहन भारत में हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में जो आगे ले जाने का जो प्रोग्राम है, कबाड़ नीति एक साधन के रूप में प्रयोग करने का शुभ अवसर है। इस नीति के तहत जो हरित अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट है, आप लोग जान रहे हैं हरित अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो नहीं जानते उसके संदर्भ में एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल अभी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रोत्साहन नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिसमें पुराने वाहनों को उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। तो स्टेज 6 भी आप लोग जान रहे हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक इंजन, उन्नत प्रौद्योगिकी वाला इंजन है। तो इसके संदर्भ में बातें देखने को मिलेगी। प्रदूषित नगरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया, जो NCAP के नाम से जाना जाता है। तहत पुराने वाहनों को स्वच्छ वायु कार्रवाई के हिस्से के रूप में बाहर कर दिया गया। जो इसमें सफल पास नहीं हुए थे उन्हें यूज़ न किया जाने के ऐसा निर्देश दिया गया था। तो इसके संदर्भ में चीज़ें की गई थी। तो ये सब आप लोगों को जाननी चाहिए। जब ये स्क्रैपेज नीति आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या वाहन नीति है, वायु प्रदूषण कम करने की भारत सरकार क्या नीति है, साथ में क्या कार्य या दिशा किए गए, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए मेंस मॉडल प्रश्न क्या है इसके संदर्भ में आप लोग देख लेते हैं। भारत में बढ़ती पुरानी गाड़ियों की संख्या में कटौती के लिए नई स्क्रैपेज नीति कितनी आवश्यक है? इस संबंध में युक्त विवेचना करिए। यह नीति कितनी उपयुक्त है या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, दोनों पर आप विशेष चर्चा कीजिए। इसका मॉडल आंसर आप लोग जो भी है लिख के आप लोग टेलीग्राम के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोग सेंड कीजिए। जो युक्ति IAS का बना हुआ है आप लोग वहाँ पहले ऐड होइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस ग्रुप, आप लोग उस ग्रुप को क्लिक करके आप इसका आंसर मॉडल भेज सकते हैं। और प्रयास कीजिए लिखने का, क्योंकि देखिए आप लोग एक दिमाग में आप लोग ये बात डाल लीजिए, PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू साथ में तैयारी होता है। आपको अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करते हैं ऐसे तो आप बार बार कहीं ना कहीं फंसिएगा। तो PT जब एग्ज़ाम होगा तो PT के 1 महीना तक आप लोग को ये सब बंद कर देना नहीं, 1 महीने तक, 1 माह पहले तक ये सब चीज़ें साथ में करनी होगी कि अभी आपका जो होल जो एस्पेक्ट है टॉपिक का समझ पाइएगा। चीज़ों को बेहतर तरीके से, और जो लोग हैं और भी जो चीज़ें तैयारी कर रहे हैं, केवल PT का तैयारी करते हैं, तब मेंस की तैयारी करते हैं, तब इंटरव्यू का तैयारी करते हैं, तो PT पास कर ले तो मेंस में फंसते हैं, तो मेंस जब पास करते हैं तो इंटरव्यू में फंसते हैं। तो इस संदर्भ में आप लोगों को नहीं करना है, एक साथ तैयारी कीजिए तो जाके आपका होल एस्पेक्ट बनेगा। मेंस के आंसर राइटिंग आपका इन सबों से बेहतर इम्प्रूव होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि मेंस में जब तक आप नहीं पास कीजिएगा, इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें कार्य करती हैं, पर मेंस में अच्छे नंबर आपको लाना जरूरी है। तो न्यूज़ बहुत से हैं, न्यूज़ आप लोग धीरे धीरे देखते रहिएगा। नेक्स्ट जो परीक्षा उपयोगी न्यूज़ है जो आप लोग को जाननी चाहिए, उसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। यह भीख मांगने की प्रथा खत्म करने की मांग हो रही है। इसके संदर्भ में आपको दिल्ली हाई कोर्ट तलब किया, जवाब मांगा है केंद्र सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट 2018 में भी निर्देश दिया था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को, भारत सरकार को। तो इसके संदर्भ में न्यूज़ दी हुई हैं। तो इस न्यूज़ को आप लोग देखिए, क्योंकि यह सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए। तो एथिक्स पेपर में UPSC के आपको एथिक्स के रिपोर्ट संग्रह में आपको यह प्रश्न पूछ सकता है BPSC में। साथ ही आपको विभिन्न जो टॉपिक होंगे उसके संदर्भ में आपको मेंस में पूछा जा सकता है। इससे BPSC में आपको PT में प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों में यह शामिल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके संदर्भित न्यूज़ है, आप लोग उसको देखिएगा। की पॉइंट को चलिए देखते हैं क्या है की पॉइंट। तो की पॉइंट में के तौर पर आज है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए।
आप लोग थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, आप लोग थोड़ा सा सब्र करके चीज़ों को देखिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को ये तीनों होलिस्टिक तैयारी है उसके संदर्भ में आप लोग को कराया जाता है। केवल पीटी ओरिएंट बातें यहाँ नहीं होती है, मेंस ओरिएंट केवल बातें नहीं होती, इंटरव्यू ओरिएंट केवल बातें नहीं, तीनों को मर्ज कर यह प्रयास किया गया है कि आपको समग्र तैयारी कराया जाए और उसके संदर्भ में चीज़ों को बताया जाए। इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है, उस पर आप लोग कोऑपरेट कीजिए और सब चीज़ें, इससे आपको बहुत सी चीज़ें पता चलता है, जिसमें पीटी ओरिएंट बात भी आपको मिलती है। मेंस का जो विभिन्न डायग्राम उसे पता चलता है, उसका आंसर राइटिंग करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है। इंटरव्यू का किस टॉपिक से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया जाता है इसके संदर्भ में, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके भिक्षावृत्ति के संदर्भ में क्या है। तो भिक्षावृत्ति भारत में सबसे गंभीर सामाजिक मुद्दों में से एक है। अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, जो भारत की आर्थिक तीव्र वृद्धि उसके बावजूद भारत में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वालों की अधिक संख्या देश में भिखारियों की संख्या वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इस संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। तो क्या है? यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। तीव्र आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भी अगर पिछले 1.5 साल 2 वर्ष को छोड़ दिया जाए, उसके बाद आर्थिक तीव्र वृद्धि भारत की रही है, तो इसके संदर्भ में भी गरीबी रेखा के नीचे का जो कॉन्सेप्ट है प्लस जीवन यापन करने और भिखारी की संख्या, ये कहीं ना कहीं बहुत से चीज़ों को स्पष्ट करती है। तो इसके संदर्भ में बातें देखी जाती है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून को रद्द करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भीख मांगने को आपराधिक बनाना इस समस्या से निपटने के लिए गलत दृष्टिकोण है। तो आप लोग जब भी प्रश्न पूछा जाए कोटेशन में आप यूज कर सकते इस चीज़ को कि भिक्षावृत्ति के संबंध में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध न लगाते हुए उसका सामाजिक उत्थान के संदर्भ में कार्य किया जाए, उसका समुचित सकारात्मक रूप से पहल अपनाते हुए किया जाए। व्यक्ति पर लगाना, संगठन पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध, इससे जो जुड़े हुए संगठन हैं, जुड़े हुए लोग हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं। जो व्यक्ति जो लगा हुआ है भीख मांगने की प्रवृत्ति में, उससे सहयोग की आवश्यकता है, उससे पूर्ण सहयोग विभिन्न योजनाओं के तहत लाते हुए समान जो विचारधारा उसमें लाने की आवश्यकता है, उन्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं। इसी संदर्भ में आपको दिल्ली राजधानी जो क्षेत्र में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बातें कही थी। नेक्स्ट है, देखते हैं भिक्षावृत्ति संबंध कानून क्या है इसके संबंध में। तो इसके संबंध में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बोगिंग एक्ट 1959, याद रखिएगा इस एक्ट को 22 राज्यों ने अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि केंद्र स्तर पर अभी तक कोई भी सशक्त कानून नहीं है जो भिक्षावृत्ति के संदर्भ में पूर्ण रूपेण कार्य करता हो। तो ये कहीं किसी एक्ट के धारा उपधारा से जोड़कर लाया जाता है, उसके संबंधित जो भी उपबंध है किए जाते हैं, पर एक पूर्ण रूपेण भिक्षावृत्ति पर कोई कानून, सशक्त कानून नहीं है। इसी के लिए देश के 22 राज्यों ने इसी एक्ट पर को अपने यहाँ राज्यों को लागू किया, उसको सुधार करके अपने राज्यों के हिसाब से इसे लागू किया गया। तो यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी भिक्षावृत्ति की बात की जाएगी, उसके संबंध में बातें की जाएगी, तो इस एक्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या था? जो भिखारियों के आश्रय गृहों को में 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। जो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं उसके लिए क्या है? 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान करता है। नोट इसके संदर्भ में आपको याद रखनी चाहिए, भारत में भिक्षावृत्ति रोकथाम नियंत्रण के लिए कोई संघीय कानून नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मिसगाइड मत होइएगा कि भिक्षावृत्ति पर कोई कानून, विशेष कानून है। तो इस संदर्भ में 2016 में केंद्र सरकार का पहला प्रयास द पर्सन इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्शन केयर रिहेबिलिटेशन मॉडल रूल 2016 को लाया गया। तो इसके संदर्भ में कार्य की गई थी, पर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आपको निर्णय दिया जिसमें भिक्षावृत्ति निरोध कानून को खारिज करते हुए कहा क्या, यह कानून संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। तो देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी कर दिया गया, जिसके बाद जो बिल लाया गया था वो
ठंडे बस्ते में चला गया, उसके बाद वैसे विशेष कोई कार्य प्रगति नहीं हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है। नेक्स्ट आपको है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363A में ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करते जो भीख मांगने के लिए नाबालिग बालकों को अपहरण करती है। तो आईपीसी की धारा में इसके भिक्षावृत्ति के संबंध में कुछ उपबंध किए गए हैं पर पूर्ण उपबंध नहीं है। नेक्स्ट है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल का संरक्षण अधिनियम अधिनियम 2000 की धारा 24A के तहत क्या कहा गया। इस एक्ट के तहत कि कोई व्यक्ति किशोर या बच्चे को भीख मांगने के लिए नियुक्त करता है तो इसका उपयोग करता है तो 3 वर्ष कैद की या जुर्माने या दोनों की सजा, तो 3 वर्ष की सजा है। तो यहाँ भी व्यक्ति के कुछ विशेष कार्य को दंडित किया गया, संपूर्ण कार्य को दंडित नहीं किया गया है। तो इसके संदर्भ में छोटे छोटे एक्ट जो है विभिन्न एक्ट उसमें से विभिन्न धाराओं को शामिल करते हुए दंड प्रावधान किया जाता है, पर एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपको रेलवे अधिनियम 1989 की सेक्शन जो 1944 या धारा 144 जिसको बोलिए परिसर, रेलवे परिसर में भीख कोई मांगता है या पकड़ा जाता है उसके 1000 रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष का कैद है या फिर दोनों है। तो यह इसके संदर्भ में चीज़ें की जाती है, पर हालिया 2018 में यह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, तो यह पुनः इसे लागू कर दिया गया क्योंकि यह संख्या में वृद्धि देखी गई। फिर तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्यों ऐसा जरूरी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान 14 वर्ष या 14 साल तक की उम्र में लगभग 4 लाख बच्चे भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हैं और खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कितनी 14 वर्ष की संख्या में कितनी है 4 लाख, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग कुल 3.72 लाख लोग भिखारी या भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं। इनमें लगभग 79,021% साक्षर है। तो आप लोग समझ सकते हैं 21% जो इनमें लोग हैं साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं उसके संदर्भ में। तो आप लोग ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये उपयोगी होगा। नेक्स्ट है 2018 में सामाजिक कल्याण मंत्री जो थे थावरचंद गहलोत, 2018 सामाजिक कल्याण मंत्री लोकसभा में एक सवाल जवाब देते हैं जिसमें क्या है, देश में कुल कितनी जनसंख्या है भिखारियों की, वर्तमान में 4,13,760। तो ये भिखारी है 18 के आंकड़ों के अनुसार, जिनमें पुरुष भिखारी इतने और शेष महिला इतनी है। इसके बाद जो बच जाएगा आप लोगों को शेष बच जाएगा। तो इसके संदर्भ में आंकड़ा भिखारियों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है। यहाँ बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी के पीटी में, तो देख सकते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जब भी डाटा कोई आता है, रिलीज होता है भारत सरकार के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा, तो वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते, तो नज़र आपकी होनी चाहिए पहले नंबर। जबकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश 30,000 है, बिहार में एक अप्रोक्स बता दिया जा रहा है 29,000, तो बिहार तीसरे नंबर पर था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था। मध्य प्रदेश में 28,000, राजस्थान में 25,000, दिल्ली में 21,000 है, 2100 हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। जबकि चंडीगढ़ में आपको 121, केवल चंडीगढ़ जो है उसके आंकड़ों के अनुसार 121 मात्र वहाँ भिखारी हैं। दिल्ली में सालाना लगभग 215 करोड़ का आपको भिक्षावृत्ति का कारोबार होता है। इसके संदर्भ में बातें दी गई हैं। और भी आपको बातें जाननी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार क्या है, देश में हर साल हजारों बच्चों को भिक्षावृत्ति हेतु अपहरण कर लिया जाता है। इसके संदर्भ में आप लोगों को डाटा याद रहनी चाहिए। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाने वाले शरद पटेल के एक शोध, इनका एक एनजीओ है जो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाते, मुक्ति अभियान, तो उनके शोध के अनुसार 21% गरीबी का वजह भीख मांग रहे हैं। 21% जो है गरीबी की वजह से भीख मांग रहे हैं। आप लोग डाटा ये याद रखिए, ये इंक्लूड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 16% विकलांगता के अनुसार, 14% शारीरिक अक्षमता के अनुसार, 13% बेरोजगारी के कारण और 13% पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, और जो पूर्व में थे उनके माता पिता भिखारी के रूप में अपना
जीवन यापन कर रहे थे उनके बाल बच्चे जो होते हैं उनमें 13% हैं और 3% बीमारी की वजह से भीख मांग रहे। तो ये डाटा आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आप लोगों को कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यह जानी मानी एक NGO संस्था है। जैसे आप लोगों को बचपन बचाओ अभियान चलाया जाता है जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसी प्रकार ये भी बहुत जानी मानी संस्था है। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। तो ये आंकड़ा क्या है, प्रति 8 मिनट आप बीतता है तो वहाँ से एक बच्चा किसी देश के किसी कोने से गायब हो जाता है। वो क्या क्यों होता, और उसमें से 50% पुलिस जो होता है 50% जो आंकड़े होते हैं यानी 4 बच्चों का ट्रेस नहीं कर पाती है, किसी प्रकार से खोज नहीं पाती है। तो उनका उपयोग किस रूप से होता है, तो पोर्नोग्राफी में होता है, भिक्षावृत्ति बढ़ाया जाता है, मानव अंगों के अवैध व्यापार के संबंध समेत भिक्षावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। तो ये जो 4 बच्चे बच जाते हैं लड़के और लड़कियां, तो उसके संदर्भ में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोग को ये सब इंक्लूड करना होगा, डाटा देना होगा, क्योंकि बिना डाटा बिना चीज़ों को बेहतर तरीके से देकर आप आंसर राइटिंग नहीं बेहतर बना सकते हैं। इंटरव्यू में अपना जो स्किल है वो अच्छे डेवलप नहीं कर सकते हैं। मेंस मॉडल प्रश्न देख सकते हैं क्या है, भिक्षावृत्ति एक समस्या, एक प्रमुख समस्या है। भिक्षावृत्ति की समस्या एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत सरकार ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किन युक्त प्रबंध की आवश्यकता है, सरकार को क्या युक्त प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 2018 में अपना बात कही थी उसके संदर्भ में आप लोगों को बताना है। तो इसका पीटी मॉडल प्रश्न बहुत बन सकता है, जितना डाटा उससे बन सकता है। पर भारत में कुल कितने भिखारियों की संख्या है ये आपको पता होनी चाहिए। साथ में भिखारियों की संख्या में किस राज्य में सबसे अधिक है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। इसे बीपीएससी से प्रश्न पूछ चुका है, इससे अतिरिक्त भी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपको यहाँ आना चाहिए, ट्विटर विवाद आप लोगों को कल बताया गया था। ट्विटर विवाद पर कल वीडियो बना दिया गया है। आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कल वाले वीडियो को देख सकते हैं 13 तारीख वाले में। इसमें विस्तृत बता दिया गया क्या है नीति ट्विटर का, उसके संबंध में चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट है आप यहाँ पर एक न्यूज आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा क्योंकि यह स्टैटिक्स पार्ट का न्यूज है। आप लोग पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत या सुभाष कश्यप या कोई भी फॉलो करते, वहाँ पर MLC के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन बताया, एक निर्णय दिया है क्या उचित समय पर सीटों का भरा जाना चाहिए या कर्तव्य है राज्यपाल का। तो ये बस आपको ये याद रखना ये कौन केस में कौन वाद में आया। तो यहाँ पर वाद का नाम दिया है, एक सेकंड में दिखा दूँ कहाँ गया। आपको ये वाद रखना है, याद क्या, रतन सोली लूथ बनाम बम्बई वाद। आप लोग को याद रखना है ये कौन, रतन सोली लूथ वाद में यह कहा गया है, यह पीटी ओरिएंट है, चीज़ें आप लोग याद रहनी चाहिए। और किस संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत MLC ऐसा निर्णय लेता है जिसमें 12 सीटों पर नामांकन के संदर्भ में 12 लोगों का नामांकन होता है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उसके संदर्भ में आप लोग को चीज़ों को देख लेनी है। वहाँ पर शक्ति क्या है राज्यपाल के संदर्भ में, वहाँ पर आप लोग लक्ष्मीकांत के बुक रेफरेंस को लेकर आप देख सकते हैं, चीज़ों को वहाँ से कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसके संदर्भ में चीज़ों को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है जो आप लोग को पीटी मेंस इंटरव्यू के व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जातिगत जनगणना के लिए, एक सेकेंड, जातिगत जनगणना के लिए सरकार दबाव बना रही है, इसके संदर्भ में न्यूज़ आप लोग को जाननी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग को और भी न्यूज़ यहाँ पर है, नीचे आ जाइए। एक्टोरियल यहाँ पर एक न्यूज़ है, उसके बाद एक्टोरियल पर आप लोग को बता के उसका वीडियो को समाप्त करूँगा। यह सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर न्यूज़ दिया हुआ, पीटी फैक्ट दिया हुआ, चीज़ें बताई गई है, वो सब आप लोग को देख लेना। उसके अतिरिक्त की नोट्स क्या उसे जानिए, क्या इस संबंध में भारत सरकार कर रही है, उसकी नीति क्या है, क्यों जरूरी है। चलिए की नोट्स देखते हैं। की नोट्स के तौर पर है
वर्ष 2022 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप भारत सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम को बिखरने हेतु प्लास्टिक कचरे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। तो सबसे पहले किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये तो प्रश्न आपको पीटी में पूछा जाएगा। यह नियम, अब इस नियम का क्या नाम है, यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। यह नियम वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरे अधिक क्षमता वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उपयोगों को प्रतिबंध करता है। तो यहाँ पर एक नोट आप लोग याद रहनी चाहिए, क्या वर्ष 2019 में आयोजित चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में जो वैश्विक समुदायों के सामने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रदूषण से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान केंद्रित के लिए तत्कालिक जरूरतों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने या भारत ने इस प्रदूषण से निपटने संबंधित प्रस्ताव को पेश किया था। तो जब आप यूएनओ में ही पेश किए हैं इससे संबंधित दस्तावेज या प्रस्ताव, तो आप उसके संबंध में कार्य करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विश्व समुदाय आपको देखता है। तो इसी संदर्भ में ये चीज़ें की गई हैं। फिर नेक्स्ट है यूएनईए जो 4 है, उसने प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें आपको इन्वायरमेंट जो एजेंसी जो द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया था। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण, जब भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भारत को इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश, कुछ कार्य करने की अत्यंत आवश्यक थी। नेक्स्ट आपको इसको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2022 तक पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्नलिखित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण सभी तरह के प्रतिबंध को लगा दिया गया है। या इसको देखने के लिए पीआईबी कल का आप लोग सर्च कर सकते हैं, 13 अगस्त का पीआईबी न्यूज़, आप वहाँ पर विस्तृत चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि पीआईबी से ही सारे चीज़ों को यहाँ पर लिया जाता है, तो इसके संदर्भ में आप जाकर वहाँ न्यूज़ देख सकते हैं। हल्के वजन को प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 दिसंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 से माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दिया गया है। तो ये डेट आप फैक्ट याद रखिएगा कि कब से कब तक। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन कर दी गई है। अब 31 दिसंबर 2022 से क्या मिलेगा, 120 माइक्रोन वाली मोटी प्लास्टिक वाली मिलेगी। एकल यूज बैंड जो होता है वो समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के क्यों ही किया गया, आप लोग समझ सकते। मोटाई में इस वृद्धि के कारण प्लास्टिक कैरी का दोबारा उपयोग संभव होगा। अगर मोटा उपयोग प्लास्टिक आता है उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे छोटे जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसका पुनः उपयोग करना, उसका पुनः संचरण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मोटाई बढ़ाई जाती है, प्लास्टिकों की बढ़ाई गई है। भारत का प्रयास इस संबंध में क्या, उसे देखते हैं। अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोजेक्ट जो अविरल है पर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना है। तो ये अविरल प्रोजेक्ट क्या है, इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। अविरल प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करना। यह एक एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। तो जब भी अपशिष्ट प्रबंधन की बात होगी तो ओवरऑल प्रोजेक्ट आप लोग को पता होनी चाहिए, उसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आप लोग को खास कर पूछ सकता है, जब भी गंगा नदी से जुड़े स्टेट हैं अगर वहाँ इंटरव्यू देते हैं तो उसके संदर्भ में आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। विश्वव्यापी पहल क्या है, विश्व में पहल क्या किया गया है। जीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटीज़ इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें भारत और वियतनाम ने जीरो प्लास्टिक वेस्ट सिटी की पहल की शुरुआत लागू करने के लिए पहल की है। तो इसके संदर्भ में कहाँ जीरो वेस्ट पॉलिसी जो वेस्ट सिटीज इनिशिएटिव है उसके संदर्भ में भारत ने विश्वव्यापी पहल की है। तो भारत और वियतनाम के साथ, हालांकि वियतनाम हाल में कुछ संदर्भों में चर्चा में रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यूएन हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज़ भी पर काम कर रहा है भारत। जैसे वर्ष 2022 तक विश्व के 20 शहरों में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करने का लक्ष्य है यूएनओ का, तो उसमें भारत भी शामिल है। इस संदर्भ में कार्य हो रहा है। क्यों जरूरी है प्लास्टिक
कचरा प्रबंधन या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, तो इसे भी आप लोगों को जानना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1950 से अब तक वैश्विक स्तर पर तकरीबन या करीब 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुआ है। इसका लगभग 60% हिस्सा लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में ही घुल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। कोई भी इसका वेस्ट है उसका 60% आपका वातावरण में ऑटोमेटिक घुल जाता है। तो इस संदर्भ में चीज़ें आप लोगों को देखनी है, पढ़नी है। सभी प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट के केवल 9% पुनर्विक्रमण होता है या उसका पुनः संचरण किया जाता है या पुनः उपयोग में लाया जाता है। लगभग 12% को जला दिया जाता है या जलाया गया। अशेष 79% लैंडफिल डंपिंग के रूप में प्राकृतिक वातावरण में ही मौजूद है। तो ये आंकड़े कुछ हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ 79% बोला जा रहा है, 60%। देखिए सरकार किस रूप से कार्य कर रही है, इसको संदर्भ में जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक दिन, आप लोग भारत में याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो कितना होता है प्रत्येक दिन, तो साल जोड़ लीजिए और तो कितना होगा। तो इसके संदर्भ में लगभग 10,000 टन अधिक का संग्रहण तक नहीं हो पाता। तो लगभग 16,000 टन का किसी न किसी रूप से उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन 10,000 टन का किसी रूप से नहीं हो पाता, वो केवल प्राकृतिक रूप से लैंडफिल हो जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत कितना है, 11 केजी है, 11 केजी से कम है, जो अमेरिका के 109 केजी के आंकड़े से 10वां हिस्सा है। तो भारत में कितना है, 11 केजी है प्रति व्यक्ति खपत है, और अमेरिका में कितना 109 है। तो ये आंकड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने में आपको सहायक होगा कि भारत की स्थिति को आप लोग बता सकिएगा। केवल भारत में ये समस्या नहीं है, विश्व की समस्या, विश्व में और घोर समस्या, भारत में इसकी कम समस्या, पर यह एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। नोट इसमें आपको याद रखनी चाहिए, वर्ष 2050 तक 40 लाख करोड़ रुपए वार्षिक लाभ प्राप्त होंगे अगर रिसाइकिल कर दिया कॉन्सेप्ट अपनाया जाए भारत में। तो वर्ष 2050 तक कितना प्राप्त हो, 40 लाख करोड़ रुपए वार्षिक प्राप्त हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार ये बोला जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा पहल क्या की गई है, इसके संदर्भ में देखते हैं क्या पहल किया गया है। समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के मुद्दे के निपटने के लिए G20 समूह के कार्रवाई के लिए कार्यान्वयन का ढांचा अपनाने पर सहमति व्यक्त किया है। जो G20 में कॉन्सेप्ट आया था जिसमें समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का संबंध में, तो वहाँ पर बात की गई थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के संदर्भ में कार्य किया गया। इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नियम कानून इस पर विस्तृत बनाया गया था। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2018 आया गया, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया था। इसके संदर्भ में बातें देखने को मिलेगी, पर इसमें एक बात कही गई थी, क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो अवधारणा विकसित की गई थी और भारत इस पर कार्य कर रहा है। आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एक राष्ट्रीय ढांचा के रूप में कार्य कर रहा है, उस पर राष्ट्रीय ढांचा बनाया गया है। इसके संदर्भ में चीज़ें हो रही हैं, की जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। मेंस का मॉडल प्रश्न क्या है, इसे देखते हैं, टेलीग्राम पर आप लोग भेज सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हालिया प्रयासों को रेखांकित करें। बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट प्राकृतिक वातावरण पर दबाव को कम करने के लिए यह काफ़ी है, इस पर चर्चा करें। जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी चर्चा करना है, साथ में क्या यह काफ़ी है या प्रयास, इसके संदर्भ में भी चर्चा करना है। पीटी मॉडल प्रश्न है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू किया गया, भारत प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत कितनी है, UN हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया किस वर्ष तक, इससे संबंधित और भी आपको पीटी की करंट मिलेंगे, पीटी ओरिएंट आपको टॉपिक मिलेगा। पर इतना ही शेष, चलिए न्यूज इतना ही था, पर आपको
दिशा कुछ बता दिया जाए, कौन सा न्यूज़ आप लोग को देख लेना चाहिए। आप लोग ये आज जरूर पढ़िएगा। आवश्यक मुद्दे भारत का ध्यानाकर्षण, जो बैठक की गई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो क्या दिशा ध्यानाकर्षण किया गया उसमें, उस पर समग्र चर्चा किया गया। विवेक काटोजी जी के द्वारा, यह विदेश सचिव रहे हैं, तो इसके संदर्भ में चीज़ें देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखिएगा और उत्तर लेखन में शामिल कीजिएगा। आपको एक और भी न्यूज़ है नीचे, उसको हाँ आइए नीचे, सॉरी, हाँ देखिए न्यूज़ बार बार आ रही है, आपको बताया भी था, फर्स्ट पेज में कवर किया गया था। इस पर आप लोग हालिया नज़र रखिएगा, क्योंकि जो भी मेंस होने वाले आगामी पीटी के बाद, उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों में प्रश्न, और बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, चल भी रहा है, तो वहाँ यह बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे संबंधित चीज़ें तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ें अब समाप्त हुई। इसी के साथ आज का जो न्यूज एनालिसिस था इतना है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी होगा। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे नोट्स को शेयर कीजिए, ताकि वो दूसरे से तुलना कर सके और हम लोग और भी बेहतर करने का प्रयास कर सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।